नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पारासर श्री राम कोचिंग क्लासेस थावला की ओर से आपका एक बार और स्वागत करता हूं। आज हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय जो कि संविधान से जुड़े हुए संवैधानिक इतिहास के बारे में है, उस पर चर्चा करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्नों के चारों ही विकल्पों के लिए हम कुछ बात करेंगे, इसलिए आप अपना पेन और रजिस्टर साथ में रखें ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शिक्षा का इंतज़ार किया जा सकता है, स्वराज्य का नहीं, यह किस व्यक्ति का कथन है? जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था कि यदि मैं स्वराज प्राप्त नहीं कर सका तो मैं रास्ते में मर जाऊंगा या आश्रम से बाहर रहूंगा। तो महात्मा गांधी का भी स्वराज से जुड़ा हुआ एक अपना वक्तव्य है। लोकमान्य तिलक का तो सभी को पता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। दयानंद सरस्वती ने भी स्वराज्य के लिए अपनी एक बात कही है। उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो जाए और स्वदेशी राज्य चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन वह विदेशी राज्य से तो अच्छा ही होगा। तो हमने देखा कि तीनों ने ही स्वराज्य के लिए अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। तो शिक्षा का इंतज़ार किया जा सकता है, स्वराज्य का नहीं, यह कथन चित्तरंजन दास का है। तो आप सभी इसे आंसर नोट कर सकते हैं कि पहले का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें और भी प्रश्न हम याद कर सकते हैं कि जो पहला प्रश्न पूछा गया, बजट पर जो आंशिक बहस का अधिकार प्राप्त हुआ था, उस पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था 16 फरवरी 1893। तो इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं कि बजट पर जो पहली बार बहस हुई थी और पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 16 फरवरी 1893 को। इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रश्न जिसको पूछा जा सकता है कि भारत में बजट का प्रावधान कब से किया गया था? जो पहला बजट आया था अंग्रेज़ों के द्वारा वह कब लाया गया? वह लाया गया था आपका 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को पहला बजट जो लाया गया था वह 18 फरवरी 1860 को लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये दो चीज़ें आप याद कर सकते हैं। बजट पर बहस जो पहला प्रश्न पूछा गया वह 16 फरवरी 1893 और जो भारत में बजट का प्रावधान लाया गया वो 18 फरवरी 1860 को। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हुई हमने चर्चा की और इसका सीधा सीधा आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत परिषद की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी सन 1858 के एक्ट के तहत, जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। इससे हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य भी पता पड़ता है कि 1857 की क्रांति के पहले जितने भी एक्ट आए थे उन्हें हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कंपनी के शासन की ओर से बनाए गए थे। जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा जो हमारे ऊपर कानून बनाए गए थे उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। और 1857 के बाद जब पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन मतलब कि महारानी के अधीन चला गया, तब से जो भी एक्ट बनकर आए वह भारत शासन अधिनियम के नाम से बनकर आ रहे थे। तो उसमें सबसे पहला हम देख सकते हैं 1858 के एक्ट के तहत भारत परिषद की स्थापना की गई थी। यह भारत जो परिषद थी वह यहाँ के जो भारत सचिव होता था, जो
भारत सचिव होता था उसकी सहायता के लिए होती थी और इसमें सदस्यों की संख्या जो होती थी वह 15 होती थी। ये आप अलग से नोट कर सकते हैं। जो भारत सचिव होता था उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद होती थी जिसकी सदस्य संख्या 15 होती थी और उसकी स्थापना 1858 के एक्ट के तहत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किस अधिनियम के तहत कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई थी? इसमें कार्यकारिणी परिषद पूछी गई है, वो भी किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। जबकि ऊपर जो प्रश्न था वो भारतीय परिषद की पूछी गई थी जिसमें उत्तर गया था अपना 1858। चलिए इस प्रश्न को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, और सबको पता है गवर्नर जनरल का जो पद दिया गया था वह सर्वप्रथम 1773 के अधिनियम के तहत दिया गया था। जब हम पुराने इतिहास में बात करें तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल का जो गवर्नर बना था वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था, जिसमें 1773 के अधिनियम में ये बात कही गई थी। और पहला जो गवर्नर जनरल बना था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जब कार्यकारिणी बनेगी वो भी इसी अधिनियम के तहत ही तो बनेगी। तो पहला बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और 1773 के अधिनियम के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और भी इसे आगे भी याद कर सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वह कौन बना? तो पूरे भारत का जब गवर्नर जनरल बनाया गया वो बना विलियम बेंटिंग। तो इस तरीके से हम कुछ इससे तथ्य जोड़कर भी बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है 1919 के अधिनियम के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? 3 और तथ्य दे रखे हैं, उनमें से पहचानना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें द्वैध शासन का प्रावधान था। बिल्कुल, जो भारत के प्रांत थे, प्रांतों में उस समय द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, जिसमें 2 क्षेत्रों में बांटे गए थे विषयों को, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो इसका मतलब इसमें द्वैध शासन का प्रावधान था। बी ऑप्शन है, इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान था। बिल्कुल था। द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान का मतलब है जिसमें 2 सदन की कार्यवाही हो। तो उस समय 2 सदन बना दिए गए थे, जिसमें एक विधान परिषद था और एक विधान सभा था, जिसे आज हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। तीसरा सी ऑप्शन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी बोला है। तो इस तथ्य पर देखते हैं कि भाई उसमें जो न्यूनतम जो संख्या रखी गई थी वह रखी गई थी 6 और अधिकतम जो संख्या रखी गई थी वह रखी गई थी 12। तो कहीं भी निश्चित नहीं कहा गया था कि 8 सदस्य होंगे या 10 होंगे या 12 होंगे। अतः ए, बी व सी तीनों ही अपने आप में इसमें सही कथन प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा कि सभी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम पर हिंसक कार्यवाहियाँ की थी? मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम पर जो हिंसक कार्यवाही की गई थी भारत के अंदर, उसकी डेट क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, आपको तारीख पहचाननी है। चारों अगर डेट पे बात करें तो आपको नज़र आ रहा है 22 मार्च 1940। ये जो डेट थी वह डेट थी लाहौर में मुस्लिम लीग अधिवेशन द्वारा जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि भारत के साथ साथ मुस्लिम बाहुल्य का जो पाकिस्तान होगा वो हमें अलग से दिया जाए।
तो 22 मार्च 1940 की जो डेट है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत की है। दूसरी जो ऑप्शन में दी गई डेट है वो है 25 जून 1945, जो कि संबंधित है आपके शिमला सम्मेलन से। जो वेवेल योजना आई थी, वेवेल योजना के संदर्भ में ही ये एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सभी सदस्यों को, सभी राजनीतिक दलों को वहां आमंत्रित किया गया था। उसमें भी अली जिन्ना के द्वारा उस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया था, जिसमें उसमें प्रावधान किए गए थे। तीसरा ऑप्शन जो है 16 अगस्त 1946, ये आपके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के नाम पर जो हिंसक कार्यवाही की गई थी उसकी डेट है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन 16 अगस्त 1946। बात कर सकते हैं 15 मार्च 1946 की भी, ये आपके सीधी 1946 की डेट है और वो है आपके कैबिनेट मिशन की। बहुत इम्पोर्टेंट है कैबिनेट मिशन की। 10वीं और 12वीं की किताबों में भी आपको ऐसा मिल सकता है, जिसमें 3 सदस्य ही थे। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे आपके अलेक्जेंडर। तीनों के नाम एक बार वापस बोल देता हूँ। 15 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे अलेक्जेंडर। तो इन चारों ऑप्शनों को देखने के बाद हमें जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो डेट मिलती है वो मिलती है 16 अगस्त 1946 की। चलिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, सभी सरकारी सेवा के लिए सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ कर दिया गया था? ये तो सीधा सीधा ही प्रश्न है। इसका उत्तर जाएगा 1853 के अधिनियम के तहत सरकारी सेवा का जो प्रावधान शुरू किया गया था प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से, वह था 1853। जबकि एक प्रश्न और बनता है कि लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान था, लोक सेवा आयोग, ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो था वो किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था? वह किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। उसी से रिलेटेड हम एक और चीज़ भी याद कर सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1926 में किया गया था। 1926 में जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था वह किस प्रावधान पर किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर। लेकिन आपको केवल इतना पूछा जाए कि प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ कब किया गया, तो वो केवल 1853 के अधिनियम ही आंसर जाएगा। इसमें वैसे 1919 का प्रावधान का कोई ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। इसमें उत्तर जा रहा है आपका आगा खां। आगा खां के बारे में एक फैक्ट और भी बनता है। 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसकी अगुवाई गांधी जी ने की थी, करो और मरो का नारा दिया था। उन्हें जब अंग्रेज़ों द्वारा नज़रबंद किया गया था तो वो आगा खां के महल में किया गया था। ये आप नोट कर सकते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को जहां नज़रबंद रखा गया था वह रखा गया था आगा खां के महल में। 1928 के दिल्ली के सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। और एक था सर्वदलीय सम्मेलन, वो भी 1928 का ही है। उसकी अगुवाई या अध्यक्षता की थी अंसारी ने, डॉक्टर अंसारी ने। वह अलग सम्मेलन है और ये सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन है, दोनों 1928 के हैं। इस सम्मेलन सर्वदलीय सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता अंसारी ने की थी, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद रखना चाहिए, इसी सम्मेलन में है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके बारे में हम इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों में पढ़ते हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप याद रख सकते हैं 1928 के दिल्ली सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां ने और सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता अंसारी ने, दोनों 1928। उसमें नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया था। आगे चलते हैं कि
9वां प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ था? इसका सीधा उत्तर जा रहा है 1833 के अधिनियम से। तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का जो अधिकार मिला है वो 1833 के अधिनियम से है। मैं आपको एक चीज़ और याद करवाना चाहता हूँ, 1813 के अधिनियम से जुड़ी हुई भी ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 1813 में अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने मिशनरियों को भारत में आकर प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो 1813 में जो है वो प्रावधान है, आपके ईसाई धर्म के जो लोग थे वो भारत में आके प्रचार प्रसार कर सकते थे। और 1833 में अंग्रेज़ों को भारत में भी भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये दोनों फैक्ट 1813 और 1833 के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन्हें याद जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के शासन को अधिक बेहतर बनाने के अधिनियम के नाम से किस अधिनियम को माना जाता है? इसकी चर्चा मैं पहले भी करना चाह रहा था, लेकिन मुझे याद था कि आगे ऐसा प्रश्न है तो यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत शासन के अधिक बेहतर बनाने के अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1858 का अधिनियम, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज़ों को ये सबक मिल चुका था कि यदि उन्होंने अपनी नीतियाँ नहीं बदली तो भारत में इस प्रकार की क्रांतियाँ होती रहेगी और उन्हें कभी ना कभी यहाँ से छोड़कर जाना होगा। इसलिए उन्होंने भारत शासन को अधिक बेहतर बनाने के नाम से एक अधिनियम जारी किया जो 1858 में आया था। और सबको फैक्ट याद हैं, 1858 में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वाइसराय का पद बना दिया गया था। ठीक है। और दूसरा, जो कंपनी का शासन था वह अब ब्रिटिश क्राउन मतलब कि ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था। ये दो बदलाव बड़े बड़े इन्होंने किए थे और भारत के शासन को अधिक बेहतर बनाने के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 11, 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या थी वह कितनी नियत की गई थी, कितनी निर्धारित की गई थी? इसके लिए हम कुछ नोट डाउन करेंगे। जो 1919 के अधिनियम की धारा 17 थी उसके प्रावधान थे कि भारत में एक विधान मंडल होगा जिसमें एक गवर्नर और 2 सदन होंगे, जिसमें एक विधानसभा जिसे आज की तारीख में हम लोकसभा कह रहे हैं और एक विधान परिषद होगी। विधान परिषद की जो धारा थी वो 17 के आगे ही 18 और विधानसभा की जो धारा थी वो 19 थी। तो 17, 18, 19 विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। परिषद जो थी जिसे हम राज्यसभा के समान मान सकते हैं उसकी सदस्य संख्या रखी गई थी 60 और उसका जो कार्यकाल था वह था 5 वर्ष का। आप ये दोनों चीज़ याद कर सकते हैं कि जो उस समय परिषद बनाई गई थी जिसकी धारा थी 18 और उसमें सदस्य संख्या 60 और उसके कार्यकाल को रखा गया 5 वर्ष। वहीं जो विधानसभा थी जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं उसकी 1919 के अधिनियम की धारा थी 19, उसकी सदस्य संख्या थी 140 और उसकी जो समयावधि रखी गई थी वह रखी गई थी 3 वर्ष के लिए। तो आपका सीधा सीधा आंसर जा रहा है इसमें 140। फिर से समझिएगा, धारा 17 जिसमें एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया था जिसे आज हम जिसको संसद कहते हैं, उसमें गवर्नर और 2 सदन होंगे जिसमें एक परिषद और एक सभा होगी। परिषद की सदस्य संख्या 60 और कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि विधानसभा जो होगी उसकी सदस्य संख्या 140 और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसलिए आपका इसमें उत्तर जा रहा है 140 सदस्य संख्या। चलिए, किस अधिनियम के तहत हाई कमिश्नर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था? हाई कमिश्नर नियुक्त करने का प्रावधान जो किया गया था वो किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 का जो अधिनियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम 16 या 17 ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे
प्रश्न बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ की चर्चा हम अगले प्रश्न में कर लेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर ध्यान देना। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अधिकतम संख्याओं का प्रावधान था। ठीक है, वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब इसमें केवल और फोकस किया गया है कार्यकारिणी परिषद पर। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अधिकतम संख्याओं का प्रावधान था, बिल्कुल था। वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, बिल्कुल थे। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकते थे। अभी देखो ऊपर चर्चा करते आए हैं कि 2 सदन होते थे, तो केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में ये कार्यकारिणी परिषद जो थी उसके सदस्य उसमें भाग ले सकते थे। चौथा ऑप्शन है वे केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, बिल्कुल नहीं। यहाँ ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो विधानमंडल के प्रति नहीं, जिसके लिए बनाया गया है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? गवर्नर जनरल के प्रति, ना कि विधानमंडल के प्रति। तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, तो आपको छांटना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर 4, वे केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये वैसा उत्तर जाएगा। चलिए, 1935 से संबंधित ही 1-2 बातें हम चर्चा कर सकते हैं। 1935 का जो अधिनियम है वह भारतीय संविधान को बनाने में एक मुख्य प्रावधान है। भारतीय संविधान जब बन रहा था तब इसकी कई बातें, यहाँ तक कि 250 अनुच्छेदों को सीधा इससे ही ले लिया गया। तो 1935 का जो प्रावधान था उसमें 14 तो भाग थे, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये आपको नोट डाउन करना है। वापस बोल देता हूँ, 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ये चीज़ें आप 1935 के अधिनियम के तहत याद कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि बर्मा और अदन, ये जो 2 क्षेत्र थे उनको भारत से अलग कर दिया गया था। म्यांमार बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। वहीं सिंध और उड़ीसा, ये 2 क्षेत्रों को नया प्रारूप में लिया गया, नए प्रांत बनाए गए। और भी खूब सारे फैक्ट हैं जो 1935 के अधिनियम के तहत आपको याद होने चाहिए। वो हम टॉपिक जब लेके आएंगे उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। अब तो सीधे प्रश्न हैं, पढ़ते हैं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन पर अध्यक्षता करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ, यह कथन किसका है? ये तो सीधा ही फैक्ट जा रहा है आपका चर्चिल। जब चर्चिल अपने प्रधानमंत्री पद पर रह रहे थे तब उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं कभी भी भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाऊं कि मैं ब्रिटेन का विघटन कर दूं और सभी क्षेत्रों को आज़ाद कर दूं। ये कथन है आपका चर्चिल का। चर्चिल का एक कथन और है, आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल देता हूं। चर्चिल ने कहा था, कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस ने अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने अहिंसा को त्याग दिया है और क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना भाग बढ़ा लिया है। लॉर्ड कर्जन, इनकी भी एक महत्वपूर्ण कोटेशन है। इन्होंने भी कांग्रेस के लिए ही कुछ कथन कहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाते हैं। इन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसको शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं। तो कर्जन ने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं मेरे वक्त में ही उसको मरने में मदद करूं। एटली के बारे में सब जानते हैं, भारत की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण श्रेय है। लेबर पार्टी के ये प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन में पहली बार
लेबर पार्टी की सरकार 1946 में बनी थी और इन्होंने ही भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दिया और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता अधिनियम को भी लागू करवाया था। तो सभी की बातें हो गई, इसका अंतिम आंसर जाता है चर्चिल। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न, 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी लीज को कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया? 1833 पर अपन ऊपर भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसका सीधा उत्तर जाएगा कि जो कंपनी लीज थी उसको अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। जो कंपनी लीज थी उसको अंतिम अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो ये कुल 15 प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे जिन पर अपन ने गहन अध्ययन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 प्रश्नों के माध्यम से हमने कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन को भी तैयार कर लिया है। आप सभी इन प्रश्नों को नोट करें और इन पर इस वीडियो को बार बार देखें और वो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको याद करें। धन्यवाद।